जीरो रिएक्शन हम लोग पढ़ लिया। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में पता था कि रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का पावर जीरो लेते थे, यहाँ पावर कितना लेंगे, एक। तो एक तो ये डेफिनेशन है तुम्हारा, सेम चीज़ पढ़ेंगे। द रिएक्शन हुज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब पावर एक होगा, ठीक है, इसको फर्स्ट ऑर्डर। इसमें एग्जाम्पल में याद है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्यों एग्जाम्पल पूछ देता है। कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जैसे देखो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें एक कंपाउंड टूट करके दो पदार्थ बना रहा है, ठीक है, दो सब्सटेंस बना रहा है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तुमको यहाँ पर लग रहा है कोफिशिएंट कितना 2, बट ये फर्स्ट ऑर्डर का है, क्योंकि मैंने बोला स्टोसिमेट्रिक कोफिशिएंट हमेशा नहीं बनता है ये। तो ये तुम्हारा कौन बताओ, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एक ये हो गया सम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होते हैं, ये तुम लोग फिजिक्स में पढ़ोगे रेडियो एक्टिविटी, तो जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होती है, यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट टूटता है, वो भी किसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ये एग्जाम्पल कई बार पूछा हुआ है, इसको याद रखना क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में आ चुका है ये। जो रेडियो एक्टिव डीके होता है वो कैसा होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। एक तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब ये डिकम्पोज करता है तो वाटर बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है, ये भी तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये है तुम्हारा शुगर का वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस होता है, तो तुमको लग रहा है इसका कोफिशिएंट है 1, इसका 1 नहीं, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि इसका कंसंट्रेशन जो होता है वो इसके वाटर कंजम्पशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो एसिड के प्रेजेंस में जब इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इवन ये एस्टर है, इसको बोलते क्या चीज़ बताओ, एस्टर, RCOOR। एस्टर का हाइड्रोलिसिस भी एसिडिक मीडियम में, ये भी एक तरह का क्या है बोलो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एंड ऑल रेडियो एक्टिव डीके, मैंने यहाँ लिख दिया, इसी को लिख दिया मैंने वहाँ पर प्रॉब्लम, मतलब एक लाइन में ऐसे याद रख सकते हो, कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन और ऑल रेडियो एक्टिव डीके। अब बाकी कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर, ठीक है। तो याद नहीं, ये पूरा एग्जाम्पल ये मत लिखना, ऐसे में समझाने के लिए यहाँ पर लिखा ही हुआ ऑल रेडियो एक्टिविटी का, ये फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल है। अब वैसा ही जैसे हम लोग जीरो ऑर्डर के लिए निकाले थे क्या चीज़, एक्सप्रेशन, वैसा निकालेंगे। एक हमने एक रिएक्शन ले लिया, एक रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट बन गया, इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी पावर कितना लेना पड़ेगा यहाँ पे 1, वेयर के इज रेट कांस्टेंट है। और यहाँ पर वैसा ही काम करेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन ले लेंगे A0 और आफ्टर टाइम टी कुछ उसमें से टूट जाएगा और बना लेगा A0। तो ये क्या होगा, एक्स कैसे निकलेगा, A0 माइनस ए हो गया तुम्हारा रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी या एट टाइम टी। अब यहाँ से रेट का फॉर्मूला लिखो, के का पावर 1 और रेट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस DA/dt लिख दिया मैंने। यहाँ से एक dt को उधर कर दो और dA को उधर कर दो, क्योंकि dx/x करते हो ना, तो x वाले को x वाले के पास वैसा ही सेपरेट कर दो, यहाँ पर इंटीग्रेट कर दोगे बोथ साइड। तो अब तुम बताओ dx/x का इंटीग्रेशन होता है log x, क्या होता है बताओ, log x बोलते हैं या ln x बोलते हो, बेस ई है यहाँ पे, है ना, बस बेस ई को तुमको बदलना पड़ेगा 10 बेस पे, वो आगे हम लोग कर लेंगे। तो dx का इंटीग्रेशन, dx/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, और dt का हो जाएगा t, रखो यहाँ पे, ओके। तो ln a की जगह रख दोगे a और एक जगह फिर लिखोगे A0, तो ln माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार t माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिर्फ मैथमेटिक्स है यहाँ पर से, सिंपल है। और इसको क्या करोगे ये तुमको पता है कि ये जो वैल्यू देख रहा हो A0 को उठा कर ले आओ, ये कांस्टेंट है ना, उठा कर ले आओ, ये तुम्हारा हो गया ग्राफ, माने एक इक्वेशन, ये तुम्हारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। यहाँ से के को चाहो तो अकेला कर सकते हो, के का एक्सप्रेशन निकालना होता है, तो के को अकेला करना चाहो तो यहाँ से के को डिवाइड डाल सकते हो, यहाँ लिखा नहीं, आगे लिखे हुए हैं, चलो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर तुम ग्राफ बनाना होगा, तो ln a और t के बीच में ग्राफ बना सकते हो, t के बीच में, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ln a और t के बीच में ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, जहाँ पर स्लोप होगा माइनस के और कांस्टेंट तुम्हारा टर्म है ln a0। लेकिन अगर मान लो कि तुमको a और t के बीच में ग्राफ बनाना है तो a का एक्सप्रेशन निकालो, क्या करोगे, यहाँ से देखो मैंने क्या कर दिया कि kt बराबर ln a0/a है ना, तो ln को हटाओगे तो e का पावर kt बन जाएगा। ये सब पढ़े हुए हैं, बेसिक चीज़ है कि डिवाइड में रहता है तो माइनस में जाता है, लॉग प्लस में रहता है तो मल्टीप्लाई में रहता है प्लस में जाता है। और बेस को अगर ई बेस को तुमको बदलना है ना लॉग 10 पे, तो तुमको 2.303 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लास 11 से ये बात जानते हो, जब भी लॉग को हटाते हैं तो बेस ई का पावर वाई बन जाता है, पूरा जो भी है, जो भी इधर होता है सब का बन जाता है ई का पावर वाई। तो यहाँ पर से अगर तुम्हें ln को अकेला करना चाहते हो तो ई का पावर kt हो जाएगा, ई का पावर kt का लिखे हम पहले के टी बटा में गया, टी बटा में डाल दो, टी बटा में गया ना। अब इसको पहले लिखा करो, लॉग में बदल दो, लॉग में बदल दो, क्या लिखोगे, ये तुमको 2.303, यही एग्जाम में तुमको यहाँ तक करना है। एग्जाम में जो तुमको करना है के का ये निकालना है, ये भी यहाँ तक छोड़ोगे नहीं, ये पूरा करके यहाँ तक करोगे एग्जाम में, यहाँ तक, ओके। बाकी कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, ये फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, क्या बोलो इसको, बोलो
इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, एग्जाम में पूछा हुआ है। 2.303 कहाँ से आ गया? पहले बेस यहाँ पर कितना था ई, अभी लॉग में बदल गया तो कितना बेस हो गया 10, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये फॉर्मूला काम आएगा। कभी कभी क्या करता है कि तुमको तो एग्जाम में यहाँ तक करके लाना है, लेकिन कभी कभी क्या करता है कि वो इनिशियल कंसंट्रेशन को ए बोल देता है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन अगर ए है तो टाइम टी के बाद ए माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स टूट गया था। तो यहाँ पर तुम ए नॉट को एक्स और ए माइनस एक्स, मानी कभी कभी ये भी ड्राइव करने के लिए बोल देता है। तो ये दे देता है तो तुम यहाँ से लेकर बस खाली एक ही स्टेप तो बढ़ोगे ना, सब कुछ सेम करोगे, बस खाली यहाँ पर एक स्टेप का। ये क्वेश्चन में एग्जाम में भी बोल देगा ड्राइव करो ये रिलेशन को, ऐसे बोल देगा। तो तुम तो ये ड्राइव कियो, अब बस यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन ले लो, ए माइनस एक्स रख दोगे, खत्म, भाई ईजी। तो एग्जाम में तुमको यहाँ तक करके लाना है, यहाँ तक करके लाना है, यहाँ तक करके लाना है, ठीक है। बस फर्स्ट ऑर्डर का ये फर्स्ट ऑर्डर का जो है तुमको बस खाली थोड़ा मैथमेटिक्स ये सब लिखना नहीं है एग्जाम में, एग्जाम में ये समझने के लिए, बस नॉलेज के लिए। यहाँ ऐसे लेकर यहाँ तक स्टार्ट। हाफ लाइफ टाइम किसको बोलते हैं? जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है। तो ए नॉट बाई टू रख दो यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला तुम ड्राइव किया यहाँ पे ए नॉट बाई टू, ए नॉट है नहीं है, तो ए की जगह रख दोगे ए नॉट बाई टू, ए नॉट कैंसिल, टू ऊपर जाता है लॉग टू हो जाएगा। और लॉग टू का वैल्यू तुम जानते हो 0.3 होता है, तो एक्जैक्ट वैल्यू होता है 0.3010, हाँ। मल्टीप्लाई करोगे तो 0.693/k। हाफ लाइफ टाइम में तुम ध्यान से अगर देखोगे, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, जैसे जीरो ऑर्डर का करता था। उसका आंसर आया था ए नॉट बाई टू के, क्या आया था? बट इसका कितना आया 0.693/k। ये एग्जाम में सीधी सीधी पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है। फिजिक्स में जब तुम पढ़ोगे, ओके, फिजिक्स में पढ़ोगे रेडियो एक्टिव का हाफ लाइफ टाइम, तो फिजिक्स में भी हम लोग को पढ़ना है रेडियो एक्टिव का हाफ लाइफ टाइम, उसका भी आंसर यही आता है। बस क्या है, फिजिक्स में वहाँ पर के की जगह लेमडा होता है, उसको बोलते हैं लेमडा डी के कॉन्स्टेंट बोलते हैं उसको, यहाँ पर रेट कॉन्स्टेंट है, बस ये अंतर है। क्योंकि रेडियो एक्टिव डी के जितने भी सब फर्स्ट ऑर्डर है, तो उसका फॉर्मूला भी हाफ लाइफ टाइम का यही आता है। ओके, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ये कई बार एग्जाम में पूछ दिया, केवल अलग क्वेश्चन पूछा है कि ड्राइव करो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, लिखा हुआ है टी हाफ, यानी हाफ लाइफ टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे एग्जाम में फॉर्मूला पूछा हुआ है। रेट कांस्टेंट दे देगा तो हाफ लाइफ टाइम निकल जाएगा, और हाफ लाइफ टाइम दे देगा तो रेट कांस्टेंट निकल जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछ देता है, ठीक है। अब ये जो तुम फॉर्मूला पढ़े उससे कुछ और बातें याद रखना है। एग्जाम में फिर मैं बोल रहा हूँ यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक, और ये बोलेगा तो यहाँ तक करोगे, बाकी हाफ लाइफ टाइम का अलग क्वेश्चन हो गया, ये अलग आता है एग्जाम में, ठीक है। उसके अलावा ये जो देख रहा हो, ये जो फॉर्मूला हम लोग निकाले थे ना, ये वाला ये ना था ना कि ln a माइनस ए नॉट माइनस के टी, यहाँ पर जो लिखा रहता है देखो ना, यहाँ कहाँ निकाले थे, ये वाला जो एक्सप्रेशन, ये वाला है ना, ln a माइनस ए नॉट के टी ना, m/n लगा फॉर्मूला, m/n लगा दिया। ln बेस यहाँ पे कितना है भी बताओ, e, तो हम e को अकेला करना चाहते हैं, a नॉट इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, पहले e लिखा, पहले e को लिख दिया e का पावर माइनस के टी, ये जो भी होता है इधर वो बेस पावर बन जाता है, ये बेस है, ओके। और यहाँ से अकेला कर दो। अब तुम आराम से a और a के बीच में t के बीच में ग्राफ बना सकते हो। ये जो एक्सप्रेशन है तुमको इससे स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इसमें जो ग्राफ बनाओगे किसके बीच में बनाओगे, ln a और k के बीच, सॉरी टाइम के साथ, टाइम वेरिएबल है और ये वेरिएबल है, तो ln a के साथ t के बीच में ग्राफ बनाओगे तो तुमको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, क्योंकि y इक्वल टू mx प्लस c वाला फॉर्मूला, क्योंकि ln ही है। बट अगर हमको a के साथ t के साथ ग्राफ बनाना है तो तुमको मिलेगा एक्सपोनेंशियल ग्राफ। कैसा मिलेगा? एक्सपोनेंशियल, माइनस के टी। तो मैंने क्या किया यहाँ पर से, ए नॉट है, ये तुम्हारा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, किसका कॉन्सेंट्रेशन है। अब प्रोडक्ट का चाहते हो तो क्या करोगे, प्रोडक्ट के लिए क्या निकलो, एक्स ना, ए नॉट में से ए का करो, घटा दोगे, ए का वैल्यू निकाल चुके, कितना निकालो ये ना, ए नॉट ई का पावर माइनस के टी, ए नॉट कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया तो बने, ये तुम्हारा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ हो गया। अब ग्राफ तुमको डायरेक्टली याद रखना है, देखो गौर से देखो, ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ क्या बोल रहा है, टाइम कितनों तुम बढ़ा दोगे, कितनों कर दोगे, जब तुम ई का पावर माइनस के टी है ना, जब टाइम इनफाइनाइट होगा तब जाके ई पूरा वैल्यू जीरो होगा। टाइम इनफाइनाइट होगा, टाइम इनफाइनाइट का लोग क्या जानते हो, ये जो ए नॉट है तुम्हारा, ए नॉट बाटा ई का पावर के टी नीचे आएगा, के टी, जब टी इन्फिनिटी होगा तब 1 इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, तब ये आंसर जीरो होगा। 100 बात की एक बात है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को जीरो होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, क्योंकि ई का पावर माइनस के टी है, ओके। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जीरो होने का मतलब क्या होगा, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। रिएक्शन कंप्लीट होगा कब, जब टाइम क्या हो, इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट टाइम का मतलब हुआ, इसको थ्योरेटिकली बोल सकते हो कि रिएक्शन को कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है, या ये बोलो कि रिएक्शन कभी कंप्लीट होता ही नहीं है, बात सेम ही है। मैंने क्या बोला, रिएक्शन को कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है, ये बात बोलो, या ये बोलो कि रिएक्शन कभी कंप्लीट होता ही नहीं है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बता दिया। अब इसका ग्राफ देख लो, रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, रिएक्टेंट वर्सेस, डिक्रीज तो करेगा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, बट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। ग्राफ एक क्वेश्चन में ही आ गया, एक्सपोनेंशियल ना, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो टाइम के साथ, लेकिन कैसे घटेगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। बट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या था, लिनियरली बताया था, तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, लिखा हुआ क्या पे, हाँ लिखा हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बोलो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, बोलो, मैं लिखा हुआ या
एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये याद रखना बात को। मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाने में मैंने एक बात किया कि स्टार्टिंग में टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो रखोगे तो ई का पावर जीरो 1 हो जाएगा, 1 यानी ए नॉट के बराबर, तो ये हो गया। स्टार्टिंग में खाली रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है, और टी इक्वल टू इन्फिनाइट लोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो होने में, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को जीरो होने में इन्फिनाइट टाइम लगेगा, यानी कि ये ग्राफ कभी भी टाइम एक्सिस को टच करेगा नहीं, करेगा कहाँ करेगा, इन्फिनाइट पे करेगा, माने ये रिएक्शन कभी कंप्लीट। सो याद ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज ऑन कंप्लीशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता है, वह लिखा हुआ है। वही बात वहाँ समझाने की कोशिश किया बेसिक में, ठीक है। ई का पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है, वो समझा दिया। ग्राफ याद होना चाहिए, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, माने रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। तो ये था। अब तुम बताओ टी इक्वल टू जीरो रखोगे तो टी इक्वल टू जीरो में तो प्रोडक्ट नहीं था, प्रोडक्ट नहीं ना था, तो प्रोडक्ट जीरो आएगा। दोनों यहाँ टी इक्वल जीरो को 1 1 से 1 गया तो जीरो, आंसर जीरो आ गया। और टी इक्वल टू इन्फिनाइट पर ए नॉट बचेगा, टी इक्वल टू इन्फिनाइट ये जीरो जाएगा, 1 माइनस 0 1 और ए नॉट आ जाएगा। 100 बात की एक बात है, टी इक्वल टू जीरो पर जीरो है ग्राफ, यानी कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन एक्सपोनेंशियली बोलो इंक्रीज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दो ग्राफ हो गया। तीसरा ग्राफ बनाएंगे एल एन ए और वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ, यही वाला y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर तुम्हारा एल एन ए वेरिएबल है, टी टाइम वेरिएबल, ओके। माइनस के मतलब स्लोप माइनस ना, तो ऐसे ग्राफ लीनियरली का एक लाइन है, ग्राफ बनाए लाइन। तो ग्राफ में याद है ना कि ग्राफ एल एन ए और वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ओके। बट अगर टाइम कंसंट्रेशन के साथ ग्राफ बनाओगे तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, सब ग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ओके। ये भी हो गया। प्रोडक्ट का बनाना होगा तो प्रोडक्ट का भी बना सकते हो, दिक्कत नहीं, छोड़ दो, यहीं से कल कर लो। हाफ लाइफ टाइम जो है इनिशियल कंसेप्ट पर डिपेंड नहीं करता है, तो देख लो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, बता ही दिया। अब कुछ प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लेते हैं, वही बात। द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेज विद टाइम, द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपोनेंशियली इंक्रीजेज विद टाइम, द हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज पर सेकंड होता है, तो पहले पढ़ा दिए थे, रेट कांस्टेंट की यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नहीं गलत बात लिखा, रेट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, क्या लिखो बोलो, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, याद होना चाहिए। रेट कांस्टेंट मतलब के की बात हो रही है ना, कांस्टेंट यहाँ से लिखोगे, यहाँ से, और उसके बाद लिखोगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इस पर सेकंड, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज ऑन, मतलब कि कभी कंप्लीट नहीं होता है। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सब चलेगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, लिख लोगे तुम लोग। अब ये बताओ, जैसे वहाँ पे पढ़े थे ना कि हर इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल कंसंट्रेशन घटता है। अब मैं तुमको एक चीज़ समझाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे तुमको याद होगा जीरो ऑर्डर में मैंने तुमको बताया था, जैसे मान लो मैंने बोला कि अगर मान लो कि स्टार्टिंग में तुमने 100 मोल लेके चला, कितना मोल लेके चला बताओ, 100 मोल, 100 मोल। मान लो कि मान लो कि मैं यहाँ बोलूँ कि 1 मिनट में 10 मोल खर्चा हो रहा है, कितना मोल खर्चा हो रहा है, तो 90 मोल बचेगा। फिर अगले 1 मिनट में 80 मोल बचेगा, हर 10 मोल घटता जाएगा, ओके, 10 मोल घटता जाएगा, फिर 10 मोल घटेगा, ओके। हर 1 मिनट में 10 मोल घट रहा है, फिर 70 होगा, फिर 10 घटेगा। लेकिन ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की पहचान है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की पहचान सुनो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पहचान बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुना। मान लो, अब मैंने बोला अभी तक क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर तुमको 100% की बात करें अगर, तो हम लोग पढ़े थे कि 100% जो होता है वो 2 हाफ लाइफ के टाइप के बराबर होता है, 2 हाफ लाइफ टाइम के बराबर होता है, पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिएक्शन तो कभी 100% कंप्लीट होगा नहीं। अब मेरी बात ध्यान दो, 100 मोल है, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर मान लो 10% खर्चा हो गया, मैं बोलूँ 10% खर्चा हो गया, कितना परसेंट खर्चा हुआ, 10% खर्चा हुआ है। 10% मतलब 10% मैं बोल रहा हूँ 100 मोल का, 100 मोल का 10%, 100 मोल का 10% मतलब समझे कितना बचा, 10 खर्चा हो जाएगा। अरे 10% मतलब कितना हुआ, 10 ना, 100 का 10% 10, घटा दो, कितना बचेगा, 90 मोल। अगले 1 मिनट में, ध्यान से मुझे बता रहा हूँ, अगले 1 मिनट में इसका 10% ही घटाओगे। अगर ये जीरो ऑर्डर होता तो 10 और घट जाता, बट नहीं, जो बचा हुआ है उसका 10%, ये है खास बात। इसका 90 का 10%, जैसे यहाँ पर देखो 100 का 10% 90 बचा, फिर 100 का 10 ही घटाएं, फिर 100 का ही 10 घटाएंगे, आगे हर टाइम पे तुमको इक्वल टाइम इंटरवल, मैंने एक इनिशियल कंसंट्रेशन का इक्वल इंटरवल परसेंटेज जो है डिक्रीज करेगा, बट यहाँ पर हर बार जो बचा हुआ है उसका इक्वल परसेंटेज घटेगा। तो 90 का 10% कितना होगा जल्दी बताओ, 9 हो जाएगा, जीरो हटा दो, 9 घटेगा तो 81 बचेगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर तुमको अगला में जाना है तो अब 81 का 9% घटेगा, 81 का 9%, 81 का 9% समझे, सॉरी 10%, 81 का 10% 88.1 आएगा, कितना आएगा, 8.1 घटेगा। तो घटेगा तो 81 से 8.1 घटाओगे तो जितना बचेगा जो भी है, कितना बचेगा ये, 90 का 10%,
इक्यासी बचा, 81 का तुमको 10% 8.1 होगा, तो 8 घटा कितना बचेगा 73 और 9 9 9 73 9 72 9 81, यानी कि तुम्हारा बचेगा 71.9। ठीक है, फिर इसका 10% घटा जाओ, ऐसे करके मानी कि हर एक टाइम जो बचा हुआ उसका 10% डिक्रीज करेगा। ये कहानी, और यहाँ पर क्या है कि हर बार इक्वल। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं इसको तुमको समझाता हूँ। ठीक है, अगर इसी को तुम 100% वाला में सिस्टम में करोगे तो देखो, तो जैसे जैसे मैं तुमको बोलूँ, जैसे तुमको देखो, जैसे यहाँ देखो, अगर मैं तुमको बोलूँ कि अगर 100 मोल लेके चले हो, अब मैं बोलूँ जीरो डायरेक्शन है, कितना डायरेक्शन है, हाफ टाइम के लिए, फर्स्ट एक हाफ टाइम के लिए 50 मोल बचेगा, कितना मोल बचेगा, 50% डिक्रीज कर जाएगा। फिर मैं बोलूँ अगला हाफ टाइम में, बताओ तो अगला हाफ टाइम में जीरो बचेगा, खत्म, क्योंकि 100 का ही 50% लोग है, फिर 50 मोल और घट जाएगा तो जीरो बचेगा। मैंने कि पूरा 100% रिएक्शन होने में तुमको 2 हाफ टाइम लगा। ये हो गया तुम्हारा क्या चीज़, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर हाफ ऑर्डर में देखो 100 मोल है, 100 मोल में ध्यान देना, 100 मोल का हाफ लाइफ टाइम निकालोगे, ध्यान दो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुमको 50 मोल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 मोल हो जाएगा, 50% डिक्रीज कर गया, 50%। अब ऐसा नहीं हुआ 100 का 50% घटेगा, नहीं 50 का 50% घटेगा, तो 50 का 50% एक और टी हाफ ले लो, एक और टी हाफ लगेगा, टाइम सेम लगेगा, मैंने इक्वल टाइम में इक्वल परसेंटेज डिक्रीज करेगा, बट बचा हुआ का स्टार्टिंग का नहीं। 50 का 50% कितना होगा, 25 ना, 25 घट जाएगा, यानी कि बचेगा तुमको ना किलो क्या, माने कि 25 बच गया है अब, यानी कि 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब बताओ, अब एक और टी हाफ ले लो, अब 25 का 50% कितना होगा, आधा करो, आधा करो, 12.5, यानी कि 50% फिर घटा दो, 50%, 50%, 50%, हर बार 50%, 50%। ओके, अब बचेगा कितना, 12.5, फिर तुम 12.5 का आधा कर दो, 12.5 का 6.5, फिर एक और टी हाफ हो जाएगा। ओके, 50% ही समय घट रहा है। ओके, फिर इसका आधा करो तो 3.75 होगा, 3.75 नहीं होगा, 625 से ना 31.25 इतना होगा, एक और टी हाफ हो जाएगा। फिर तुमको अगर आधा कर तो ऐसे करते जाओ, देखो ये 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में एक हाफ टाइम लगा, 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में एक हाफ कितना हाफ हुआ, 2 हाफ हुआ, और उसके बाद 12.5 और बचे ना, 12.5 मतलब कितना हुआ, 87%, 87.5%, 87.5% रिएक्शन कंप्लीट में तीन टी हाफ लग गया, एक हाफ 3 टी हाफ। 87 में फिर तुम 6 जोड़ दो, 6 जोड़ो, 87 में 93.5%, 93.5% रिएक्शन कंप्लीट होने में तुमको बोलो कितना लगा टाइम, क्या हाफ लगा, 1 2 3 4 हाफ लाइफ लग गया। और 93.3 में 100 में से 3 घटाओ, यानी कि 96.875, 96.875% खत्म होने में 1 2 3 4 5 हाफ लाइफ लगेगा। फिर उससे आगे करते जाओ, ऐसे करते करते ये रिएक्शन कभी कंप्लीट होने वाला नहीं है। अगर मैं तुमको बोलूँ कि तुम्हारे पास, मैं तुमको एग्जांपल दूँ, बहुत कमाल की चीज़ है ये, अगर मैं तुमको बोलूँ कि तुम क्या करो, क्या हर दिन, जैसे मैं 2 सिचुएशन लेता हूँ, मैं बोलूँ हर दिन तुम 2 रुपया जमा करो अपने घर पे, ठीक है, 2 रुपया जमा करो, 2 रुपया जमा करो हर दिन, तो अगला दिन 4 रुपया हो जाएगा, अगला दिन क्या हो जाएगा बताओ, 6, अगला दिन 8 हो जाएगा, अगला दिन 10, ये AP हो गया, ये AP। ओके, बस समझे, करते जाओ, तुम एक साल में तुम सोच लो कितना पैसा हो जाएगा, हर दिन है तो 60 रुपया महीना हो गया, 30 दिन का हिसाब करो, और उसके बाद 30 दिन 60 रुपया हो गया, 12 6 72, 720 रुपया तुम्हारा। ओके, एक साल में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हर दिन तुम 2 रुपये, कितना 2 रुपये का हिसाब, 60 रुपया, हाँ 12 6 72, 720 रुपया जमा हो जाएगा तुम्हारा एक साल में। ठीक है, फिर ऐसे करके तुम 50 साल तक, 100 साल तक जमा करो, मैंने 100 साल नहीं छोड़ो, 20 साल जमा करो, तो 20 साल को 720 से गुना कर दो, 720 गुना हो जाएगा तुमको 1540, 15,400 रुपया, 15,400 रुपया तुम्हारा 20 साल तक जमा करोगे। लेकिन अगर मैं तुम ऐसे बोलूँ, सुनो ये AP हो गया, ये क्या हो गया AP, मैं बोलूँ कि हर दिन जो है तुम हर दिन अपने जितना तुम पहले जमा किया ना उसका डबल जमा करो, हमेशा हर दिन जितना जमा किया उसका डबल, ये स्टार्टिंग का डबल है, तो भैया क्या करो, 2 का स्कोर करना हो जाएगा, 4 रुपया जमा करो, 4, अगला दिन 4 रुपया हो गया, रुको नहीं बोलो 4 8, अगला दिन 4 दूना 8, इसका डबल, 16, इसका डबल, 2 का 5, 64, 2 का मैंने 64 रुपया दूंगा, समझ लो कितना कमा ली है। अगला 72 नेड़े बकलोली, 2 का 7, 128 रुपया, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, हर दिन डबल करते जा रहे हो। क्या हो रहा है, अपना पैसा जो तुम जमा किया उसका डबल करो, जैसे आज तुम 2 रुपया की तो अगला दिन 4 रुपया करोगे, उसका अगला दिन 8 रुपया जमा करो, 4 का दुगुना 8 का दुगुना 16, 16 दूना 32,
5वां दिन तुम्हारे पास जो है 32 रुपया है तुम्हारे पास, ओके। अगर छठा दिन में तुमको और 64 रुपया हो जाएगा, 7वां दिन में तुमको 128, इतना रुपया हो जाएगा तुमको। सोच रहे हो ऐसा करते करते तुमको, अगर मान लो मैं तुमको कहूँ 1 महीने में कितना हो जाएगा, तो 2 का पावर 30, 2 का पावर 30 समझ रहे हो कितना बड़ा वैल्यू है। ऐसा करते जाओगे तो सिर्फ 1 महीना के अंदर ही तुम्हारे पास कितना पैसा हो जाएगा, 2 और 30 का मतलब समझ लो कितना बड़ा है। 2 का पावर तुमको 9, 512, 2 और 10 मैंने 4000, बहुत रुपया हो गया ये, बहुत रुपया है, छोटा मोटा पैसा नहीं है ये। 2 का पावर बहुत बड़ा हो गया, सोच ही नहीं सकते हो तुम इतना है। 2 का पावर, कैलकुलेटर चेक करके देख लो, मैं लाता हूँ तो दिखाता हूँ। 2 का पावर 30 सोचो कितना होगा, हम लाते हैं, रुको करके दिखाते तुमको। ये कोई इसमें ये जीपी हो गया, क्या हो गया बताओ, ये जीपी हो गया, जीपी समझते हो ना, ये जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया ये। और वो जो अभी था जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो था वो क्या था बताओ, एपी, वो एपी था, एपी टुकड़ टुकड़ के चल रहा था। साइंटिफिक कैलकुलेटर, कैलकुलेटर आ गया, देखते हैं रुको। साइंटिफिक कैलकुलेटर पावर है इसमें, देखो तो पावर है, पावर कहाँ है, ये हाँ चलो सही कर देते, रुको ना, सी कहाँ है, सी 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 सी, हाँ रुक जाओ, हम्म, 2 का पावर 30 ना, 2 का पावर 30 आ जाएगा, हाँ या देख लो कितना वैल्यू है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 1 अरब रुपया से ऊपर हो गया। 30 दिन में 1 अरबपति बन जाओगे। पॉसिबल है कि अगर तुम मान लो कि पहला दिन तो तुमको बहुत आसानी से ये तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट भी हो जाएगा, अगला दिन 4 रुपया जमा भी कर लोगे, अगला दिन 8 रुपया जमा कर जाएगा, अगला दिन 16 रुपया जमा कर दोगे। जैसे तुमको 5वां दिन में 232 रुपया हो गया, और तुमको उस दिन 64 रुपया, 6वां दिन में 64 रुपया जमा करना पड़ेगा, 7वां दिन में तुमको 128 रुपया जमा करना पड़ेगा, 8वां दिन में तुमको 256 रुपया जमा करना पड़ेगा, 9वां दिन 512 रुपया जमा करना पड़ेगा। ठीक है, 9वां दिन में चल जाएगा 512 रुपया, वो भी चल सकता है, 500 रुपया एक दिन में जमा कर लोगे। अगला दिन तुमको 10वां दिन में तुमको 1024 रुपया जमा करना पड़ेगा, और फिर 1024 का फिर 2142 48 2048 रुपये जमा कर सकते हो 11वां दिन में, फिर 4300 2100 कितना हो गया, 1024 1048 हो गया, 2248, 4000 तुमको 92 रुपया जमा करना पड़ेगा। मैंने ऐसे करते करते 96 रुपया, ऐसे करते करते तुम जमा करते जाओ, बहुत रुपया हो जाएगा, 2 के पावर में चलो तो ये जीपी हो जाएगा, ये जीपी 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 इसको बोलते जीपी। ठीक है, तो ये एपी है और ये क्या है, जीपी। इसी तरह चलता है, जीपी ही चलता है तुम्हारा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन चलता है तुम्हारा एपी में। भाई मैंने यहाँ लिख दिया, समझो तो छठा पॉइंट का लिखा हो, छठा पॉइंट का लिखा होगा तो इक्वल परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट का लिखा हुआ है। इक्वल परसेंट में डिक्रीजमेंट तो होगा, बट हर बार जो बचा हुआ उसका इक्वल परसेंट, शुरू वाला का नहीं। जीरो में इनिशियल कंसंट्रेशन का बचता था, यहाँ पे इनिशियल का नहीं। इक्वल परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ऑफ इट्स लेफ्ट लिखा हुआ, लेफ्ट कंसंट्रेशन रिएक्टेंट इक्वल, ओके। 100 मोल से 50 मोल 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना, 1 हाफ, मान लो 10 मिनट लगा 1 हाफ होने में। 75% रिएक्शन कंप्लीट में 2 हाफ, ओके। 87% रिएक्शन होने में 3 हाफ, ऐसे करके लिखा हुआ है। 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में 2 हाफ, ओके। 87.5% रिएक्शन होने में 3 हाफ, 93.75% कंप्लीट होने में 4 हाफ। उसी तरह क्या होता है 96.1875 रिएक्शन कंप्लीट होने में 5 हाफ, इवन 99% रिएक्शन कंप्लीट होने में 10 हाफ लगता है, 10 हाफ। रिएक्शन तो कंप्लीट होगा नहीं कभी इस तरह चलेगा तो, ठीक है भैया। तो 90% में ये याद रखना, 10/3, 99% में 20/3, और 99.99% में कितना हो जाता है, ये याद रखना 10 हाफ लगता है। ये थोड़ा खास है, कैलकुलेशन किया जा सकता है, बट लॉजिक से मैंने सबका कर दिया। ये याद रखो, ये याद रखो, ये याद रखो, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए किसके लिए बताओ, टी हाफ पता रहेगा तो सब निकाल सकते हो। चलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैंने कंप्लीट कर लिया, ग्राफ भी कर लिया, उसका हाफ लाइफ भी कर लिया, ओके। चलो आ जाओ, अब ये सीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, सब बच्चा ध्यान दो यहाँ पे देखो। ये सुनो, अगर तुम एक चीज़ देखोगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इन एसिडिक मीडियम मैंने लिखा है एग्जांपल में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्या मतलब है सुनो, ये सुनो, जैसे ये तुम्हारा सुक्रोज है, ओके, सुक्रोज है, ये वाटर है, ठीक है। सुनो अच्छे से मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है
अगर रिएक्शन को देखोगे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, एक एक ना हो जाएगा, दो ना, तो तुमको लगेगा कि ये 2 ऑर्डर का रिएक्शन है, प्रतीत हो रहा है 2 ऑर्डर का। ओके, ऐसा रिएक्शन से पता चल रहा है, क्योंकि वाटर भी पार्टिसिपेट कर रहा है और तुम्हारा सुक्रोज भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो तुमको लग रहा हो कि ये जो हाइड्रोलाइसिस हो रहा है सुक्रोज का, ये तुम्हारा सेकंड ऑर्डर का है, लेकिन होता है ये फर्स्ट ऑर्डर का, इसलिए इसका नाम रखा गया स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। हाँ, झूठा होता है, लगता है 2 ऑर्डर का, लेकिन लगता है होता है 1 ऑर्डर का। रीजन क्या है बताता हूँ, सुनो। अगर इसका, सुनो ना, अगर इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे, सुनो डे लड़के, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, सुक्रोज का कंसंट्रेशन। ओके, ये एलिमेंट्री स्टेप ही मान लो मैंने दे दिया था, ये पावर एक चढ़ा देता हूँ 1, ठीक है, और वाटर का चढ़ा दिया 1, चढ़ा दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो रेट है इस रिएक्शन का, इस रिएक्शन का रेट केवल और केवल सुक्रोज के कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है, वाटर के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। पूछो क्यों? वाटर एक्सेस में होता है। मैं एक चीज़ समझाता हूँ तुमको। मान लो मैं तुमको इसका, मैं बोल रहा हूँ कि वाटर का जो मोल कंसंट्रेशन लिया गया वो 100 मोल लिया गया। कितना मोल लिया गया? यहाँ लिखा हुआ है, झूठो कम क्या करने जाए, वाटर का 100 मोल है, बहुत ज़्यादा पानी है। ओके, और इसका जो सुक्रोज का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है? 1 मोल। तो अगर इसका 1 मोल रिएक्शन करता है तो वाटर के 1 ही मोल से ना रिएक्शन करेगा, वैसे तो 1 मोल से 1 ही मोल खर्चा होगा, तो इसका कितना बचा अभी? 90। मान लो कि, सॉरी उल्टा कर दो, उल्टा 1 मोल लेने दो, मैं इससे बोल रहा हूँ T = 0 पे इसका 1 मोल लिया गया था और वाटर का कितना था? 100 मोल, प्रोडक्ट नहीं बना था। T = T पे मान लो कि इसका 0.01 मोल टूट गया। कितना मोल टूट गया? 0.01 मोल कंज्यूम हो गया। तो अब इसका 0.01 मोल कंज्यूम हो रहा था, इसका 0.01 ही मोल कंज्यूम होगा। तो अब 99 कंज्यूम होगा तो बचेगा कितना? 99.99 बचेगा। ओके, तो क्या पानी की मात्रा पे कोई ज़्यादा फर्क पड़ा क्या? ऐसे बोलो कि पानी के कंसंट्रेशन पे इस रिएक्शन का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है बट रेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन कोई चेंज ही नहीं हुआ एक तरह का। तो चूंकि वाटर का कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं होता है, इसलिए इसके रेट को, वाटर के कंसंट्रेशन को मतलब नहीं है, चेंज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वाटर तुम्हारा किस में है? एक्सेस में, अधिक मात्रा में लिया गया, बहुत अधिक मात्रा में। तो जब भी ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें 2 रिएक्टेंट हो और एक रिएक्टेंट में उसमें से एक्सेस में हो, तो रेट जो होता है वो लगता है 2 ऑर्डर का, लेकिन होता है 1 ऑर्डर का, क्योंकि एक ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। जो एक्सेस में लिया जाएगा उस पर रेट डिपेंड नहीं करेगा, लिखा हुआ है, तो मैंने समझा दिया। क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन जो कांस्टेंट है K1 जो मिला है, मैंने K1 जो बोल दिया मैंने यहाँ पे, इसको मैंने K1 बोल दिया। K1, ये K1 जो है लगभग कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा, वही लिखा हुआ है। तो वाटर का कंसंट्रेशन जो है कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है, इसलिए जो रेट है K × K1 कर दिया। रेट जो है सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा? सुक्रोज के कंसंट्रेशन पे। ओके, वाटर के कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करेगा। तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि ऐसा रिएक्शन जो लगता है 2 ऑर्डर का लेकिन होता है 1 ऑर्डर का, इसमें से कोई एक रिएक्टेंट जो होगा वो बोलो एक्सिस में होगा, तो ये इसी बोलते स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लिखा हुआ है। द रिएक्शन विच सीम्स मतलब लगना, विच सीम्स सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, लगता है 2 ऑर्डर का बट इन रियलिटी इट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक डेफिनेशन ये हो गया। दूसरा, इन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस। ठीक है, ये एग्जांपल के तौर पर हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये सभी तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एग्जांपल तुम चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? तो फर्स्ट ऑर्डर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। इसको छदम क्वाड्रिक, छदम मतलब होता है झूठा। ठीक है, हाँ, छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गया वो। एग्जांपल सीधा पूछा हुआ है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पर से ओके, कौन कौन से फैक्टर है जिस पर रिएक्शन का रेट क्या होता है, डिपेंड करता है। तो कंसंट्रेशन पर, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड करता है। ओके, उसके बाद जैसे आयनिक रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, कोवेलेंट रिएक्शन बहुत स्लो होती है ना। रिएक्शन की बात हो रही है, रिएक्शन की स्पीड की। आयनिक रिएक्शन फास्ट होती है और कोवेलेंट रिएक्शन स्लो होती है। फिजिकल स्टेट में अगर तुम देखोगे ओके, तो गैस में ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है जनरली और सॉलिड में स्लो होती है। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है। पाउडर फॉर्म में अगर होता है तो कोई भी रिएक्टेंट अगर पाउडर फॉर्म में है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो फास्ट रिएक्शन होती है, कोलिजन जल्दी जल्दी होता है। लाइट के प्रेजेंस, कुछ रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने बोला था, जिसमें लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है और प्रेशर पर डिपेंड करता है। तो बोले कौन कौन फैक्टर्स है जिस पर डिपेंड, ये रेट डिपेंड करता है, वो लिख सकते हो पॉइंट। ठीक है, अब आ जाओ। अब ये टॉपिक जो है तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी है। मैंने तुमको थ्योरी बताया था कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का वो मिनिमम एनर्जी मान लो कि उसको चाहिए, मान लो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, कोलिजन करने के लिए, कोलाइड करने के लिए, मान लो उसकी एनर्जी 110 अभी है। कितना है बताओ? 10 शुरू से है और उसको चाहिए 100, करना चाहिए तो 100, तो 90 और लेना पड़ेगा। अगर उसको एनर्जी इतना हो कि ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके तो 110 उसके पास पहले से है, 90 और मिलेगा तब जाकर 100 पूरेगा। ओके, तो ये जो 100
जो एनर्जी पुड़ने तक में 90 ना चाहिए, जितना एनर्जी उसको रिक्वायरमेंट है उसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ताकि यहाँ से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। तो लिखा हुआ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वो स्टेट है जहाँ पर से बोलो प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है, वो अभी बताता हूँ डायग्राम में, ठीक है। इस कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, या इसका एक और डेफिनेशन है, द एक्स्ट्रा एनर्जी इज सप्लाइड टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स सो दैट इट्स एनर्जी बिकम्स इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी, इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये भी डेफिनेशन है। क्या होता है देखो यहाँ देखो डेफिनेशन, नहीं बोलो देखो, मान लो ये एक रिएक्शन है, ये ग्राफ को देख लो, इसको बोलते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस में कितना रिएक्शन हुआ, फोकस करो यहाँ पे। और ये तुम्हारा ग्राफ हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी के बीच में ग्राफ, किसके बीच में बताओ, पोटेंशियल एनर्जी के बीच में ग्राफ। ये ग्राफ को समझो, बहुत मजेदार है, ठीक है। जब भी दो, एक मेरे पास A2 मॉलिक्यूल है, एक B2 मॉलिक्यूल है, रिएक्शन हो रहा है, ये A2 मॉलिक्यूल है और ये B2 मॉलिक्यूल है। अब ये A2 मॉलिक्यूल में तुमको पता है कि ये रिएक्शन जब भी होती है तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड, तो AA के बीच का बॉन्ड टूटेगा, अब BB के बीच का बॉन्ड भी टूटेगा, और A और B के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो देखो AA के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, BB मतलब होता है बॉन्ड ब्रेकिंग, BB बॉन्ड ब्रेकिंग। BB के बीच का कैपिटल B के बीच का भी बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, इसको बोलते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग। और A और B के बीच में बॉन्ड बनेगा, इसको बोलते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन, BF, ठीक है। अब ये जो स्टेट है, जिस अवस्था में पुराने बॉन्ड थोड़े टूट चुके हैं और नए बॉन्ड थोड़े बन चुके हैं, इस अवस्था को बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जैसे मान लो कभी किसी क्या रिश्ता लगता है शादी उदी का, तो जिस दिन रिश्ता लगता है ना, मेहमानी वानी हो रहा है, तो उस दिन बोल सकते हो कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। माने पुराने रिश्ते पीछे छोड़ के चले गए, अब नए रिश्ते बनने वाले हैं, तो दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा बन चुका है, ऐसा माने पूरी तरह नहीं बना है, थोड़ा थोड़ा बन चुका, वही है ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वो अवस्था है जिसके अंदर ओल्ड बॉन्ड पार्शियली क्या हो चुके होते हैं, टूट चुके होते हैं, और न्यू बॉन्ड पार्शियली क्या हो चुके थे, बंद हो चुके होते हैं। इस अवस्था को बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और यहीं से फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा कंप्लीटली, और ये पूरा बॉन्ड बन जाएगा, तो AB का वो दूठो AB हो जाएगा, ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन के तैयार, ठीक है। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसी बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ डेफिनेशन आप पढ़ लो, द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ताकि वो प्रोडक्ट बना सके, है ना, उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। सर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कौन है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वो अवस्था है, वो स्टेट है जिसमें पुराने बॉन्ड पार्शियली टूट चुके होते हैं, नए बॉन्ड पार्शियली, हाँ, ये मिनिमम एनर्जी केस है वो, ओके। इसमें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स केस में मॉलिक्यूल का या सिस्टम का एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है। अब ग्राफ को देखो, मेरे पास सब बच्चा ध्यान होना चाहिए। मान लो कि ये एनर्जी डायग्राम बनाया गया है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। प्रोडक्ट के बाद में कर लेंगे रिएक्टेंट की एनर्जी है। रिएक्टेंट के पास थोड़ा सा पहले से एनर्जी है, यहाँ से यहाँ तक ये एनर्जी थोड़ा सा है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब उसको इस रिएक्शन को करने के लिए, इस रिएक्शन को होने के लिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में जाना पड़ेगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, इतना एनर्जी उसको और चाहिए, इतना एनर्जी उसको और चाहिए, इतना एनर्जी जो एक्स्ट्रा चाहिए इसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, इसी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ओके। चूंकि ये रिएक्शन ऐसे हम लोग लिख रहे हैं ना, रिएक्शन का इसलिए ऐसे लिख रहे हैं, A से B बन रहा है ना, A2 + B2 = 2AB, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी। किसका बताओ, फॉरवर्ड रिएक्शन का, ओके, फॉरवर्ड रिएक्शन का। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी, तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ EAF, EF का मतलब समझे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये देख रहे हो तुमको, ये एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, ये उसके पास मान लो स्टार्टिंग में इनिशियल 10 एनर्जी था, 10 यूनिट, और ये टोटल उसको चाहिए 100, माने कि यहाँ से तक 90 और लिया, 90 और लिया, जो कि एक्टिवेशन एनर्जी है। तो 90 और की मिला उसको एनर्जी, किसी फॉर्म में मिल सकता है, या तो हीट दे के मिलेगा, या किसी से हीट एनर्जी से ले लेगा, या रूम टेम्परेचर से ले सकता है, लाइट से ले सकता है, किसी फॉर्म में ले सकता है। तो जो एनर्जी उसको मिला 90 से यहाँ तक जो दिया गया ताकि वो रिएक्शन हो सके, इसको वो तो बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। और 90 में तुम 10 जोड़ दो तो हो जाएगा तुमको 90 + 10 100, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। मैंने टोटल एनर्जी को बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, और जो थ्रेशोल्ड एनर्जी में से एक्टिवेशन एनर्जी घटा दो तो बचेगा तुमको जो स्टार्टिंग में उसके पास था, ठीक है। अरे समझ आया। तो ये जो बड़का पीला वाला जो, सॉरी ग्रीन वाला जो देख रहे हो, ग्रीन वाला पूरा ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ये पीली वाली जो देख रहे हो वो एक्टिवेशन एनर्जी है, ओके। और ये स्टार्टिंग में उसके पास थोड़ा सा एनर्जी था, उसका अपना था स्टार्टिंग में, क्लियर हो गया। अब गौर से देखो, अब यहाँ पर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में आ गया, एनर्जी यहाँ पर से ये उसकी एनर्जी मैक्सिमम हो गई। अब उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी तब यहाँ से प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा। प्रोडक्ट बनेगा तो यानी कि प्रोडक्ट बनने से अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन से एनर्जी घटेगा, तो एनर्जी घटते हो सकता है कि एनर्जी जो प्रोडक्ट की एनर्जी होगी, हो सकता है कि वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल से थोड़ा ज़्यादा रहे, ओके। या ये भी हो सकता है कि जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल से कम हो जाए, या ये भी हो सकता है कि दोनों का क्या हो जाए, बराबर हो जाए, समझिए। तो अगर मान लो कि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम हो गई है, यानी कि सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो गई होगी, तब तो कम हुई है, तो हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या हो जाएगा,
अगर रिएक्टेंट की एनर्जी, सॉरी प्रोडक्ट की एनर्जी ग्राफ मान लो यहीं तक रहता है, यहीं तक रहता है, ग्राफ यहीं तक रहता है, ऐसा करके प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी थोड़ा ज़्यादा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया होगा, उसको बोलोगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और मान लो कि बराबर हो गया, ऐसे करके यहाँ पर खत्म हो गया, ऐसे खत्म हो गया, ऐसे करके, तो उस केस में ना एनर्जी रिलीज हुआ ना ऑब्जर्व हुआ, ना इधर एंडोथर्मिक का नॉट एक्सोथर्मिक। अब एक चीज़ समझो, ये जो इधर से इधर जा रहे हो तुम, तो इसको बोलोगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, और उल्टा चलोगे ऐसे करके, उल्टा सोचोगे ऐसे करके, तो बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो एनर्जी बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए ये रिएक्टेंट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर ये तुम्हारा जो देख रहे हो ये रिएक्शन, ये तुम्हारा एक्सोथर्मिक है, तो इधर से इधर जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये एंडोथर्मिक, क्योंकि प्रोडक्ट ही बन जाएगा फिर। क्लियर हो गया। उस केस में जो एनर्जी यहाँ से यहाँ तक देखोगे, ये एनर्जी देख रहे हो पिंक वाली को बोलोगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अगर तुम्हारा फॉरवर्ड जो है वो तुम्हारा जो रिएक्शन तुम देख रहे हो फॉरवर्ड तुम्हारा एक्सो है, एक्सोथर्मिक है, तो कंफर्म है कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम। क्लियर हो गया। अब तो बैकवर्ड जो तुम्हारा हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक हो गया तो ऑब्वियसली कि तुम्हारा जो डेल्टा एच है, ये डेल्टा एच, इस गैप को क्या बोलते हैं, डेल्टा एच, एनर्जी चेंज या एंथैल्पी चेंज। बोला है लड़की भाई, ये समझ में आया पहले बात जो मैंने समझाया। देखो रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस केस में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये एनर्जी होगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, ठीक है, समझ में आ गया। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों हुआ कि जो रिएक्टेंट की एनर्जी में प्रोडक्ट की एनर्जी में जो गैप होता है, इसी गैप को बोलते हैं एंथैल्पी चेंज। क्या बोलते हैं इसको। अब गारंटी कि यहाँ पर देखो रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट एनर्जी कम है, तो एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होगा, क्योंकि प्रोडक्ट की कम है, प्रोडक्ट माइनस से रिएक्टेंट करते हैं, तो डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब हुआ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब हुआ कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो मैंने जो डायग्राम बनाया है तुमको, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसका फॉरवर्ड वाला, जब इसका फॉरवर्ड एक्सो है तो जो तुम्हारा बैकवर्ड होगा वो एंडो हो जाएगा, तो उस केस में जो एनर्जी बनेगा ये वाला बनेगा, इसको बोलोगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। भाई लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है, ये मैंने फॉरवर्ड के लिए बात किया, फॉरवर्ड हो गया। फॉरवर्ड के लिए यहाँ पर इस डायग्राम के हिसाब से डेल्टा एच नेगेटिव है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ओके। चल डेल्टा एच नेगेटिव कहाँ से आ गया, ये प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की एनर्जी कम, अब रिएक्टेंट की ज़्यादा तो नेगेटिव। अब बैकवर्ड के लिए डेल्टा ई, एक चीज़ बताओ, हो गया। हाँ, मैंने कि फॉरवर्ड के लिए किसकी बात करेंगे, ई एफ की बात करेंगे, और उसमें डेल्टा एच नेगेटिव है। अब बैकवर्ड के लिए किसकी बात करेंगे, ई ए बी, इसको क्या बोलोगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और डेल्टा एच इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये सारी बातें मैंने बता दिया। पहले ये डायग्राम अच्छा से बनाओगे, ये सब लिख लोगे, ये लास्ट में अपना साइड में लिख लोगे। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, जहाँ पे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के बीच का पार्शियली बॉन्ड ब्रेक हो चुका होता है और पार्शियली बॉन्ड बन चुका हो, मान के रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। और डेल्टा एच निकालो तो क्या होगा इस केस में, अगर तुम्हारा ये रिएक्शन है तो डेल्टा एच निकालना चाहते हो, डेल्टा एच तो क्या करोगे बताओ। तुमको यहाँ पे ई एफ ज़्यादा कि ई ए बी ज़्यादा है, देखो ना ई एफ इतना है और ई ए बी जो तुम्हारा इतना है, तो एक्सोथर्मिक के केस में एग्जाम में पूछा हुआ है, एक्सोथर्मिक के केस में फॉरवर्ड का कम होता है, बैकवर्ड का ज़्यादा होता है। एक्टिवेशन एनर्जी डायग्राम देख लो, कई बार पूछा हुआ एग्जाम। और जस्ट उल्टा कर दोगे तुम किस में, एंडोथर्मिक में, एंडोथर्मिक उल्टा कर दोगे, एंडोथर्मिक में तुम्हारा क्या होगा, ई एफ का ज़्यादा हो जाएगा, ई ए बी का कहाँ होता है। यहाँ पर चूंकि ये भी का ज़्यादा है, तो अगर डेल्टा एच निकालना चाहते तो क्या करोगे, इस पूरे में से इसको इतना को घटा दोगे तो इतना बचेगा ना, तो ई ए बी में से ई एफ घटा दो तो डेल्टा एच हो जाएगा। भाई समझाया वाट, ई ए बी ए एफ में से ई ए बी घटा दिया, यहाँ उल्टा लिख देगा, उल्टा लिख दिया ना, नहीं सही तो है, उल्टा कहाँ है, सही है, फाइनल माइनस इनिशियल। और डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि एक्सोथर्मिक है ना, तो एक्सोथर्मिक के लिए तुमको डेल्टा एच नेगेटिव तभी आएगा जब देखो यहाँ पे ई एफ छोटा है, ये भी बड़ा है, छोटा बड़ा अगर तो ना नेगेटिव आएगा, तो ये तुम्हारा याद आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो कंफर्म है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड के एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस जो है तुमको डेल्टा एच देगा, वो डायग्राम से तुमको पता चल जाएगा कि वो एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक के लिए ई एफ में से ई ए भी घटाएंगे, और एंडोथर्मिक के लिए हाँ बस नहीं ई एफ में से ही घटाना, वो अपना पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, हाँ बस हो गया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होगा बताओ, ई एफ छोटा ई ए भी बड़ा, डेल्टा एच नेगेटिव। एंडोथर्मिक के लिए बताओ ई एफ बड़ा और ई ए भी छोटा, तब भी डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया, फॉर्मूला वही रहेगा। ये वाला डायग्राम देख लो, ये डायग्राम देख लो, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, यानी ये एंडोथर्मिक हो गया। क्या हो गया, होपफुली बात समझ में आ गया। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है समझ में आ गया, कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को मिनिमम एनर्जी चाहिए ताकि वो एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स में जा सके, ओके। तो एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स वो स्टेट है जहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम होता है, और उस केस में जो है पार्शियली बॉन्ड बन चुके होते हैं, पार्शियली बॉन्ड टूट चुके होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स। अब है टेम्परेचर के साथ में रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन में कैसे डिपेंड करता है, वो लोग हम लोग बहुत दिन से बात करते आ रहे हैं, नहीं समझे। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग पढ़ के आए कि रिएक्शन का जो रेट है वो टेम्परेचर पर डिपेंड कैसे करेगा, क्योंकि
मॉलिक्यूल आपस में टक्कर मारते हैं, कॉलिजन करते हैं, तब जाके प्रोडक्ट बनता है। अब कॉलिजन करने के लिए टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा करने से क्या होगा जानते हो कि उसके बीच उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो ज़्यादा कॉलिजन करेगा, ज़्यादा कॉलिजन करेगा तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैंने ऐसे बोलो प्रोपोर्शनल है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट का होगा बढ़ेगा, रेट क्या होगा बढ़ेगा। माइनस का मतलब नहीं कि इन्वर्सली, मैं ये नहीं बोलोगे बट्टा में तो इन्वर्सली कर दो ना, माइनस है भी तो है इसलिए, ठीक है। तो इस इक्वेशन का नाम है आर्हेनियस इक्वेशन। क्या नाम है इसका? आर्हेनियस इक्वेशन रिएक्शन के रेट की बात करता है, लेकिन किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट बिटवीन एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशन है, ये आर्हेनियस इक्वेशन से एक्सप्लेन होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे रेट कांस्टेंट भी क्या होता जाएगा, बता। रेट कांस्टेंट बढ़ना मतलब कि रेट भी बढ़ना, ठीक है। और टेम्परेचर घटाओगे तो रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, घटेगा। ऑलमोस्ट ये तुम लोग क्लास 11th में ही शायद बायोलॉजी में चर्चा किए होगे, चैप्टर बायोमोलिक्यूल में पढ़े होगे, बायोमोलिक्यूल में, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे, ऑलमोस्ट हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट जो है लगभग लगभग डबल हो जाता है, 2 से 3 टाइम, 2 से 3 गुना बोलते हैं उसको, ठीक है। ओके, इस रेशियो को बोलते हैं कि मान लो कि 30 डिग्री सेल्सियस पे कुछ रेट आया, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेट आया, मान लो कि 60 कितना आया, और 20 डिग्री सेल्सियस पे रेट जो है तुम्हारा है 30, तो 60 बटा 30 कितना हुआ ना, दुगुना। तो हर 10 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट लगभग लगभग डबल होता है, 2 से 3 गुना होता है, 2 से 3 गुना। ओके, उसको बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट आगे बात करते हैं, सॉरी रेट कोफिशिएंट आगे डिस्कस करते हैं कि क्या है वो, क्या नाम है उसका, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। आ जाओ, के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, ए को बोलते हैं आर्हेनियस कांस्टेंट, ओके। ई को ये को जान गया अभी, बोलो एक्टिवेशन एनर्जी, आर तो कांस्टेंट है छोड़ दो, टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, याद ना। तो यहाँ मैंने लिखा, क्या लिखा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, देख लो एक्सपोनेंशियल है ना, इसलिए। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट कांस्टेंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीजेज। सर कैसे पता चला टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है? टेम्परेचर जैसे बढ़ाओगे माइनस लगने का मतलब हुआ कि ओके बट्टा में टेम्परेचर तो है, तो 1/T के इन्वर्सली नहीं बोल दोगे, लेकिन नेगेटिव भी तो लगा हुआ है, इसलिए डायरेक्टली हो जाएगा। The rate of reaction becomes almost double for every 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर। लगभग हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से लगभग रेट जो है लगभग क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक। आर्हेनियस से टेम्परेचर कोफिशिएंट उसी को बोलते हैं। लगभग डबल होने का मतलब क्या होगा कि डबल या डबल से थोड़ा ज़्यादा, 2 और 3 के बीच में रहता है। तो देखो T + 10 डिग्री सेल्सियस जो रेट आएगा और T डिग्री सेल्सियस जो रेट आएगा, दोनों के रेशियो को बोलते हैं, टुकड़ा चाहिए, टुकड़ा चाहिए, टूल, अच्छा। ए बाबू नीचे सुनो, नीचे थोड़ा चेयर ला के दे दो, नीचे से प्लास्टिक का चेयर होगा, नहीं ये लकड़ी वाला चेयर दे दो अंदर से निकाल के, ठीक है, समझे। T + 10 डिग्री सेल्सियस जो रेट है और T डिग्री सेल्सियस जो रेट है, उसका रेशियो को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका वैल्यू जो होता है 2 से 3 के, ये सीधे सीधे एग्जाम में आ चुका है, ऑलमोस्ट 2 आता है, लगभग 2 के करीब आता है, बट 2 और 3 के बीच में, ये एग्जाम में पूछा हुआ टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं टेम्परेचर। तो एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो लिखोगे इट इज द रेट और रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शन एट T + 10 डिग्री सेल्सियस एंड T डिग्री सेल्सियस, ठीक है। या केल्विन भी लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है, यूनिट सेम ही है। इसकी वैल्यू जो होती है वो 10 क्यों लिखे, इसका नाम क्यों रखे Q10, हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने पर, ओके। फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन Q की वैल्यू क्या होती है, लगभग क्या होती है, 2। एंजाइम के केस में तुम पढ़े होगे, एंजाइम के बारे में बात की होगी, एंजाइम का जो प्रेजेंस में क्या होता है, रेट जो होता है लगभग डबल हो जाता है अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए, तब बायोलॉजी में पढ़े होंगे। इफ़ Q10 की वैल्यू 1 है, अगर मान लो कभी Q10 सुनो, Q10 की वैल्यू 1 का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट पर कोई फर्क, अरे ये Q10 की वैल्यू 1 है, यानी कि दोनों पर सेम ही आएगा, 1 आने का मतलब क्या हुआ कि दोनों का रेशियो सेम 1 है, यानी कि दोनों बराबर है। अब बराबर 1 होने का मतलब होगा कि रेट जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ऐसा हो सकता है कुछ रिएक्शन के लिए टेम्परेचर पर डिपेंड करे। Q10 हैज़ नो यूनिट, टेम्परेचर कोफिशिएंट का कोई यूनिट, क्योंकि वो भी रेट है, नीचे भी रेट है, रेट का रेशियो दोनों सेम क्वांटिटी का रेशियो तक कट जाएगा। तो एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, दोनों, ठीक है। ये आर्हेनियस से क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। टी का वैल्यू इन्फाइनाइट लोगे, क्या लोगे, इन्फाइनाइट, बहुत, तो टी की वैल्यू इन्फिनिटी लोगे तो 1/0 हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, ओके। तो आर्हेनियस कांस्टेंट रेट कांस्टेंट के बराबर होती है जब टी बहुत बड़ा हो, टेम्परेचर बहुत बड़ा हो, माना एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू आर्हेनियस कांस्टेंट, ठीक है। और आर्हेनियस कांस्टेंट रेट कांस्टेंट के बराबर है, तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि जो यूनिट रेट कांस्टेंट की होगी वही यूनिट आर्हेनियस कांस्टेंट। तो बोथ ए एंड के हैव सेम यूनिट, के डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो ऑल्सो ए ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑब्वियसली कि तुमको अगर एग्जाम में बोल दे कि के की रेट कांस्टेंट की यूनिट होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो पर सेकंड होता है, तो इसके लिए बोल दोगे भी पर सेकंड, बोल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, ये हम लोग पढ़ के आए हैं, ये पढ़ के आए ना, अरे पढ़ के आए ना,
तो k इक्वल टू ए इंटू ई का पावर माइनस ए बाई आर टी। ये ई को थोड़ा तमीज़ से लिखना, बदतमीज़ी मत करना, या ऐसे मत करना, ऐसे मत कर देना, ऐसे लिखना पैर के पास ऐसा ऐसा, ठीक है। हाँ तो लॉग लगा दो, क्या लगा दो, लॉग लगाओगे तो जानते हो गुना में है, किस में बताओ, तो प्लस में चला जाएगा, प्लस में चला गया, आइए पावर बगल में सरका दो, माइनस हो गया। या अब इसे ग्राफ बनाएंगे एल एन के और ये बाई आर टी को इधर लिख दो, ये बाई आर, अपन बाई टी कॉन्स्टेंट हो गया, ई वेरिएबल हो गया, एल एन इधर कर दो। तो हम एल एन के और वन बाई टी की वजह ग्राफ बना देंगे, एल एन के और वन बाई टी की वजह ग्राफ मतलब वाई इक्वल टू एम प्लस सी ना, स्लोप ही हो जाएगा एल एन ए, तो ये ग्राफ दो नेगेटिव नेगेटिव स्लोप मान लो ऐसा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ग्राफ भी पूछ देता है एग्जाम में, तुमको क्या पूछा हुआ जान तो पहले अलग से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आर्डिनी से क्वेश्चन क्या होता था, पूरा आर्डिनी के बारे में इतना लिखोगे इतना पॉइंट, उसके बाद इतना लिखने के बाद तुमको ये डेरिवेशन करना पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूँ, अभी बाद में नहीं बोलना, आर्डिनी से क्वेश्चन क्या होता है, तो ये हमको बताता है कि रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, ये बात पूरा हो गया। इट इज़ डिफाइंड एज द, यही बोलो, इट टेल्स अबाउट द रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, ओके, या हाउ रेट चेंजेस विथ टेम्परेचर, ये बात लिखा हुआ। अब उसका डेरिवेशन करोगे, ये डेरिवेशन एग्जाम में बोले ड्राइव द रिलेशन, तो ये ड्राइव, मान लो कि अलग अलग टेम्परेचर पे वैल्यू अलग आएगा रेट, तो मैंने मान लो कि मैंने इस फॉर्मूला पर लिख दिया, लॉग लगा दिया, लॉग लगा के यहाँ पर माइनस ए बाई आर टी लिखे थे अभी, है ना। अब बताओ T1 टेम्परेचर ले लो, T1 टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर जो कि इनिशियल टेम्परेचर है, तो यहाँ पर लिखोगे आंसर T1 टेम्परेचर पर रेट कुछ ना कुछ आएगा ना, तो मैंने बोल दूँ K1 है, तो K1 एल एन कॉन्स्टेंट बढ़ेगा ए बाई आर T1, ठीक है, क्वेश्चन 1। T2 टेम्परेचर पे K2 हो जाएगा, अलग रेट 2 हो जाएगा, और एल एन बाई ए बाई आर 2, दोनों को माइनस कर दो, एल एन K2 में से एल एन K1 घटा दो, माइनस कर दो, 2 में से 1 घटा दो, तो ये क्या होगा बताओ, तो एल एन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बोलो 2 में से 1 घटाएंगे ना, हाँ, तो ये बाई आर टी माइनस में ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, वो लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये बाई आर T1 और ये बाई आर T2, ये बाई आर कॉमन ले लिया, एल एन है, एल एन को लॉग में बदलना है तो क्या करो 10-20 पे 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड डाल दोगे, ये बाई आर टी, ये फॉर्मूला है तुम्हारा एग्जाम में। अब तुमको देखने से लग रहा है कि जैसे जैसे तुमको पता है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो T2 बड़ा हो जाएगा T1 से, T2 अगर T1 से बड़ा है मतलब कि ये छोटा और ये बड़ा, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव गया, तो पॉजिटिव में से छोटे में बड़ा में छोटा घटा हो तो पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मतलब हुआ कि ये वैल्यू जो है पॉजिटिव आया, तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव कब आती है, जब K2 K1 से क्या हो, बड़ी हो, क्योंकि लॉग की वैल्यू पॉजिटिव तभी आती है जब 1 से बड़ी होती है, तो 1 से बड़ी होने के लिए K2 को K1 से बड़ा होना पड़ेगा। इस रिएक्शन से साबित हो गया, ये जो एक्सप्रेशन तुमने किया है साबित हो गया कि टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट कांस्टेंट क्या होता है, बढ़ता है। तो अगर एग्जाम में बोल दे कि शो दैट कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रेट ऑल्सो इंक्रीजेज, तो ये इस तरीके से शो कर सकते हो, ठीक है। ये शो करने का तरीका है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रेट ऑल्सो इंक्रीजेज, इस रिएक्शन का पूरा ड्राइव नहीं करना है, सिर्फ ये लिखना है रिलेशन और इसको लिख देना, ठीक है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज, ठीक है, क्लियर हो गया। बस 3 स्लाइड और है, खत्म हो जाएगा टॉपिक। कॉलिजन थ्योरी ऑलरेडी शुरू से पढ़ते हुआ आ रहा है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करती हैं तब जाकर के प्रोडक्ट बनता है, लिखा हुआ। और केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय कॉलिजन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, इसको नई बात तो नजर नहीं आ रही है, बढ़िया ही लग रहा है। ओनली ऑफ फ्रैक्शन ऑफ कॉलिजन, अच्छा बहुत सारे कॉलिजन होते हैं बट सारे कॉलिजन प्रोडक्ट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने कहने का ये मतलब है कि बहुत सारे कॉलिजन होते हैं लेकिन सारे कॉलिजन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कुछ ही है उसको बोलते हैं इफेक्टिव कॉलिजन, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, तो लिखा भी हुआ है कि ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ कॉलिजन, कुछ ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन कॉल्ड इफेक्टिव कॉलिजन। कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन सुनो, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जो कोलाइड करने वाली कोलाइडिंग रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, उनके पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कम में एनर्जी हो प्रोडक्ट बना लेगा, क्या सफिशिएंट एनर्जी होता है ना जाकर प्रोडक्ट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में जाएगा प्रोडक्ट बना पाएगा, तो लिखा हुआ है देयर मस्ट बी अ कॉलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। पहली बात कि कंडीशन क्या है, तो रिएक्टेंट तभी प्रोडक्ट तभी बनेगा जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में क्या होने चाहिए, कोलाइड करने चाहिए। दूसरा, जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है वो क्या होना चाहिए, इफेक्टिव कॉलिजन करना चाहिए। कैसा कॉलिजन करना चाहिए, इफेक्टिव कॉलिजन, ओके, मैंने कॉलिजन मैंने कि वो कॉलिजन जो प्रोडक्ट बना सके, ओके। द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, ओके, काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट रहना चाहिए। द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव कोलाइड विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, ऐसा हो गया प्रोडक्ट ऐसे जाकर बनेगा बट मान लो इधर से टकरा गया तो इधर से एनर्जी नहीं, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इधर से ही बनेगा, तो एक ओरिएंटेशन भी फिक्स होना चाहिए। हाँ, कोई भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है, हमारे एक ओरिएंटेशन होना चाहिए। प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन, आप सुनो, प्रोडक्ट कॉलिजन थ्योरी के हिसाब से प्रोडक्ट बनना किस बात पर डिपेंड करेगा, कॉलिजन फैक्टर पे, किस पे बताओ, कॉलिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बात पे, एनर्जी फैक्टर पे, एनर्जी प्रॉपर होना चाहिए, और ओरिएंटेशन फैक्टर पे, ZPF जब मिला दो तो रेट मिल जाएगा, ZPF Z हो गया तुम्हारा कॉलिजन फैक्टर, एनर्जी फैक्टर, और ये भी तुम्हारा RNA से कांस्टेंट ही बन जाएगा। देखो Z को बोलते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, P को बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स विथ सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, और F को बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है। अब यहाँ पर Z और P के कोफिशिएंट को बोलते हैं A, आर्हेनियस कांस्टेंट,
इसी को लिखा गया यहाँ पर। और एफ बोलते हैं ई ए के पावर माइनस ई आर टी, दोनों को मिला दो फिर ये क्वेश्चन बन जाएगा। जेड पी एफ ना, तो आर इक्वल टू हो जाएगा ए ई बाई आर टी, माने आर ही नहीं से क्वेश्चन ही बन जाएगा, वही बात है। ठीक है, तो सब कुछ जानते ही हो। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी जिसका ज़्यादा होता है, ए बाबू, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होता है उसका रेट कम होता है, स्लो हो, और जिसकी टेम्परेचर ज़्यादा होती है तो उसकी रेट भी ज़्यादा होती है। तो ये बात ऑलरेडी हम लोग जानते हैं बचपन से। एक और है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन में, लास्ट टॉपिक है कि कैटलिस्ट कैसे फ़र्क पड़ता है। तो बोलते हैं कि कैटलिस्ट जो आ रहा है, कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन के रेट को कैसे असर डालता है। तो कैटलिस्ट का कहता है कि रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देता है। और जनरली जो है कैटलिस्ट का काम है कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। तो लिखो कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट पाथ, रिएक्शन पाथ बाय लोडिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। जनरली हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो रिएक्शन की स्पीड अगर बढ़ रही है यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी घट रही होगी, तो एक रिएक्शन के को एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम में चाहिए। क्या चाहिए, मान लो 100 एनर्जी उसको पूरा करना है, पहले से 10 है, ओके, तो बिना कैटलिस्ट के वो उसको 90 चाहिए। लेकिन अगर कैटलिस्ट डाल दोगे तो 90 नहीं चाहिए उसको, मान लो कि 40 से चाहिए, 30 और देना पड़ेगा तुमको, ओके। माने वो नया पाथ दे देगा, नया रास्ता तैयार कर देगा रिएक्शन को, मैं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर तुम देखोगे ये बिना कैटलिस्ट का रिएक्शन है, और ये जो नया बना ये कैटलिस्ट के साथ। कैटलिस्ट क्या कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी को थोड़ा घटा दिया, बस यही है। कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की एनर्जी को प्रोडक्ट एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रिएक्शन का नया पाथ प्रोवाइड करेगा। हाँ, बस यही है कैटलिस्ट के बारे में। ठीक है, अब बाकी हम लोग 5वां चैप्टर जब पढ़ेंगे जो कि सिलेबस से हटा दिया गया है, सरफेस केमिस्ट्री, तो उसमें हम लोग कैटलिस्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से, कि पॉजिटिव कैटलिस्ट भी होता है, नेगेटिव कैटलिस्ट भी होता है। ठीक है, तो होपफुली बात समझ में आ गया होगा। चैप्टर खत्म हो गया तुम्हारा। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से ना, लिखो बैठ के 1 2 3, कहाँ से या सीरो फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा, ये पूरा स्टार्टिंग से पूरा है ये, अच्छा, तो ये आज खत्म हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यहाँ तक पूरा ख़त्म कर लो। थोड़ा सा लिखो जब तक, अब बाकी घर पे लिख कर हम आते हैं, जब तक लिखो, ओके, तब तक घर से लिख के लाओगे। ठीक है, इसको नोट करो, जब तो नोट करो दैट्स ऑल।